हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक खूबसूरत सुबह शर्मा परिवार का घर खुशियों से भरा हुआ था। लिविंग रूम में सभी लोग इकट्ठा थे। मीरा नर्वस होकर अपने हाथ मल रही थी। माँ जी, पापा जी, मुझे आप सबको कुछ बताना है। अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? अरे माँ जी, आज की खबर सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगी। मीरा शर्माती हुई अपनी रिपोर्ट सबके सामने रखती है। अनुराधा तुरंत रिपोर्ट उठाकर पढ़ती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक उठते हैं। हे भगवान, मेरी बेटी तू माँ बनने वाली है। जी माँ जी, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है। वाह, बहुत खूब। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे मिठाई का इंतजाम करो जल्दी से। यार, मैं मौसी बनने वाली हूँ, कितना मजा आएगा। अनुराधा भावुक होकर मीरा को गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा परिवार एक दूसरे को अब बधाइयां दे रहा था। भगवान का शुक्र है मेरी बहू। अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी ही है तू। आज से तेरा पूरा ख्याल रखूंगी मैं। धन्यवाद माँ जी, आपका आशीर्वाद है तो सब ठीक रहेगा। अगले दिन अनुराधा ने पड़ोसी कमला आंटी को बुलाया। दोनों रसोई में मीरा के लिए खास पौष्टिक चीजें बना रहे थे। अरे अनुराधा, पहले के जमाने में हम लोग क्या क्या करते थे? केसर का दूध, बादाम का पेस्ट और सोने की चम्मच से खिलाना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। और सुना है ना, गर्भवती महिला को उल्टे पैर चलना चाहिए। माँ जी, ये क्या बना रही हैं आप? बेटा, ये तुम्हारे लिए सब कुछ बन रहा है। पुराने जमाने के नुस्खे हैं, इंटरनेट पर सब झूठ होता है। प्रिया कोने में खड़ी होकर हंस रही होती है। मीरा परेशान नजर आ रही थी। अनुराधा एक बड़ा ग्लास केसर का दूध लेकर आती है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा दूध! माँ जी, मेरा तो दम घुट जाएगा। बस भी करो बेटा, ये सब बच्चे के लिए जरूरी है। पी लो चुपचाप। भाभी, अब इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। अरे अरे यार माँ, आप भाभी को परेशान मत करो। डॉक्टर ने नॉर्मल डाइट ही कहा है। अरे चुप करो तुम। डॉक्टर क्या जाने, हम लोग 3-3 बच्चों की माँ है। एक हफ्ते बाद राज अपने कमरे में प्रेगनेंसी बुक पढ़ रहा था। वो अचानक अपने पेट को सहलाने लगता है। अरे यार, मुझे भी उल्टी जैसा फील हो रहा है। क्या मुझे भी सिंपैथी सिम्टम्स हो रहे हैं? भैया, आप तो कमाल है। अब आप भी प्रेग्नेंट हो गए हैं क्या? अरे गूगल पर सर्च करो ना, सिंपैथी प्रेगनेंसी होती है असली में। अरे हद है इंटरनेट पर, हम हर चीज ढूंढते रहते हैं। पहले हम बिना इंटरनेट के कितना अच्छा मैनेज करते थे। बेबी शावर की तैयारियां चल रही थी। अनुराधा अपनी पुरानी अलमारी से सामान निकाल रही थी। अचानक उसे एक पुराना लिफाफा मिलता है। हे भगवान, ये लिफाफा यहाँ कैसे? इतने सालों बाद। अनुराधा कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोलती है। उसमें एक अस्पताल का पुराना लेटर था। वो पढ़ते पढ़ते सदमे में चली जाती है। ये क्या? 25 साल पहले अस्पताल में बच्चियों की अदला बदली। ओह गॉड! लेटर में लिखा था कि जिस दिन अनुराधा की बेटी पैदा हुई थी, उसी दिन अस्पताल में एक और बच्ची भी पैदा हुई थी। गलती से बच्चियां बदल गई थी। लेटर में बर्थ मार्क की डिटेल डिस्क्रिप्शन भी थी। मेरी बेटी, मेरी असली बेटी कहाँ है? और मीरा के गले पर भी तो वैसा ही बर्थ मार्क है। अनुराधा घबराहट में लेटर छुपा देती है। वो मीरा के कमरे की तरफ देखती है और उसकी आंखों में शक की चमक आती है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, बस पुराने कागजात देख रही थी। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। रात को अनुराधा चुपके से मीरा के कमरे में जाती है। मीरा सो रही थी। अनुराधा उसके गले पर बर्थ मार्क का निशान ध्यान से देखती है। बिल्कुल वैसा ही, 3 पंखुड़ियों वाला फूल जैसा निशान। क्या सच में मीरा? अगले दिन अनुराधा चुपके से एक प्राइवेट लैब जाती है। वो डीएनए टेस्ट के लिए अपना और मीरा का सैंपल देती है। कितने दिन लगेंगे रिपोर्ट में? रिजल्ट आने में 3 दिन लगेंगे। 3 दिन अनुराधा के लिए 3 युगों जैसे गुजरते हैं। वो बेचैन रहती है। चौथे दिन रिपोर्ट आती है। वो अकेले अपने कमरे में एनवेलप खोलती है। 99.99% मैच, मतलब मीरा सच में मेरी बेटी है। अनुराधा जोर से रोने लगती है। उसके हाथ से रिपोर्ट गिर जाती है।
रमेश दरवाजा खोलकर अंदर आता है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सुनो, मैंने 25 साल तक अपनी बेटी को बहू समझकर दूरी बनाए रखी। मीरा हमारी खोई हुई बेटी है। अरे बाप रे बाप, ये तुम क्या कह रही हो? अनुराधा पूरी कहानी रमेश को सुनाती है। वो भी सदमे में आ जाते हैं। दोनों देर रात तक सोच विचार करते हैं कि किसे कैसे बताएं। लेकिन मीरा को पालने वाले उसके माता पिता, उनका क्या होगा? वो तो इसे अपनी बेटी मानते हैं। क्या करूं मैं? एक तरफ मेरी बेटी मिल गई, दूसरी तरफ किसी की बेटी छिन जाएगी। कुछ दिन बाद करवा चौथ का दिन आता है। घर में रौनक थी। मीरा भी व्रत रखती है। अचानक शाम को मीरा को तेज दर्द होता है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। अरे यार, हॉस्पिटल चलना पड़ेगा जल्दी से। भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए। सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मीरा को लेबर पेन शुरू हो गए। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं। बाहर सब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, प्लीज, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने अभी क्या कहा? बेटी? माँ, आपने मीरा को बेटी क्यों कहा? तभी अचानक हॉस्पिटल के गेट पर शीला आती है। वो मीरा की पालक माँ थी। उसने सुना कि मीरा हॉस्पिटल में है। अनुराधा उसे देखकर सकते में आ जाती है। मेरी बेटी कैसी है? मीरा ठीक तो है ना? आप मीरा की असली माँ हैं। जी हाँ, मैंने उसे जन्म से पाला है। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। सबकी सांसें थम जाती है। जी कांग्रेचुलेशंस, बेबी गर्ल है। माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। राज अंदर जाता है। मीरा थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई बच्ची को गोद में लिए थी। अनुराधा और शीला भी अंदर आती हैं। माँ जी, आपने मुझे बेटी क्यों कहा था? क्योंकि तू सच में मेरी बेटी है मीरा। 25 साल पहले हॉस्पिटल में गलती हुई थी। ये आप क्या कह रही हैं? अनुराधा पूरा सच बताती है। डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। मीरा और शीला दोनों सदमे में आ जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मतलब मैं आपकी बेटी हूँ और मैंने अपनी ही माँ के साथ सास बहू का रिश्ता निभाया, तो क्या अब मेरी बेटी मुझसे छिन जाएगी? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने मेरी बेटी को 25 साल प्यार दिया, पाला पोसा। आप उसकी असली माँ हैं। मैं तो बस, आप दोनों ही मेरी माँ हैं। भगवान ने मुझे 2 माँओं का प्यार दिया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तीनों औरतें एक दूसरे को गले लगाकर रोती हैं। राज, रमेश और प्रिया भी भावुक हो जाते हैं। बच्ची हल्की सी मुस्कुराती है। माँ जी, अब हमारी बेटी की किस्मत में 3 दादियाँ हैं। वाह, 3 दादियाँ! कितना लाड़ प्यार मिलेगा बच्ची को। अरे अब तो होड़ लग जाएगी कि पहले कौन गोद में लेगी। नहीं बहन, पहले आप ले लीजिए। आपने ही मेरी बेटी को पाला है। मेरी किस्मत में 2 माएँ लिखी थी, तो मेरी बेटी की किस्मत में 3 दादियाँ। भगवान का शुक्र है। सब हंसने लगते हैं। अनुराधा और शीला दोनों साथ में बच्ची को गोद में लेती हैं। परिवार एक नए और अनोखे रिश्ते में बंध जाता है। आज सच में गुड न्यूज आई है। ना सिर्फ एक हमें बच्ची मिली, बल्कि हमारा परिवार भी बड़ा हो गया। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। और ये क्या, 2 दादियाँ? नहीं आंटी, 3 दादियाँ और एक लंबी कहानी भी है। शाम को सब साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। मीरा दोनों माँओं के बीच में बैठी थी। बच्ची शांति से सो रही थी। आज मुझे समझ आया कि भगवान की लीला कितनी अजीब है। पहले मैं सोचती थी कि माँ जी मुझसे इतना क्यों स्ट्रिक्ट पेश आती है। अब पता चला कि वो मुझे बेटी की तरह नहीं, बहू की तरह ट्रीट करती थी। माफ कर दे बेटा, मैंने अनजाने में तुझसे दूरी बनाए रखी। अगर मुझे पहले पता होता तो। नहीं बहन, ये सब किस्मत की बात है। अब हम सब मिलकर इस बच्ची को पालेंगे। माँ जी, अब तो आप मीरा को और भी ज्यादा पैम्पर करेंगी ना। अब इसे बहू नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी। और हाँ, अब वो सारे पुराने टोटके भी नहीं। थैंक गॉड, अब केसर का वो बड़ा ग्लास का दूध भी नहीं पीना पड़ेगा। चांदी रात में शर्मा परिवार का घर खुशियों से गूंज रहा था। एक नन्ही सी जान ने 2 परिवार को जोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, मीरा को 2 माँओं का प्यार मिला, जो उसकी किस्मत में लिखा था। शकुंतला ने हाल ही में अपने छोटे बेटे सुरेश की शादी की थी।
अब शकुंतला अपने बच्चों की शादी करके निश्चिंत हो चुकी थी। शकुंतला की बड़ी बहू तनु तो बहुत सीधी थी, लेकिन अब शकुंतला की छोटी बहू कैसी थी ये तो आने वाला समय ही बताने वाला था। अरे शकुंतला कहाँ है? बड़ी खुशी हुई जानकर तूने सुरेश की शादी कर दी। अब आई हूँ तो अपनी छोटी बहू को भी देख ही लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं विमला, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अभी बुलाती हूँ बहू को। थू थू थू, नजर न लगे तेरी बहू को। बड़ी ही सुंदर और सुथरी बहू लाई है तू ब्याह कर। अरे विमला, वो तो है, आखिर बहू किसकी है, और पसंद भी तो मेरी है ना। विमला शकुंतला की ये बातचीत हो ही रही थी कि तभी बीच में काजल अचानक बोल पड़ती है। अरे विमला आंटी, वैसे आपकी एज क्या है? माँ जी तो कह रही थी आप 60 साल की हो, और देखो अभी भी आपके सारे बाल पक चुके हैं। राम रे राम सरला, तूने अपनी बहू को संस्कार नहीं सिखाए क्या? किससे कैसे बात करते हैं? और ये क्या, तेरी बहू मुझ में कमियां निकाल रही है? अभी भी तेरी सास से सुंदर ही लगती हूँ मैं। हाँ माँ जी, में मेरी माँ वाली बात कहाँ ही है, उनमें भी मुझे बस कमियां ही कमियां नजर आती हैं। पेट निकल रहा है, घुटने तक ढंग से सीधे नहीं हो रहे हैं, और माँ जी के दांत, उनकी तो बात करते हुए भी मुझे शर्म आ जाती है। देवरानी जी आप अंदर चलिए, माँ जी मैं इसे लेकर जाती हूँ। अरे रे शकुंतला, ये क्या है? तू बहू लाई है या फिर किसी ऑफिस से मैनेजर जो हर चीज में कमियां ही निकाल रही है? विमला, इसकी इस खूबी के बारे में भी मुझे अभी पता चला है। अच्छा शकुंतला, मैं चलती हूँ, तू अपना ध्यान रख, ना जाने भगवान को क्या ही मंजूर है। शकुंतला के सामने उसकी छोटी बहू ने जो कुछ भी बोला वो उसे समझ नहीं आ रहा था, और विमला तो खुश थी कि शकुंतला के घर ऐसी बहू आई है जो अब शकुंतला को नचाएगी। अरे मैडम, आपका बिजली का बिल आया है। जी लाइए, मुझे दे दीजिए। वैसे आप मुझे बहन जी बोल सकते थे, शायद आपके घर वालों ने आपको कॉमन सेंस नहीं सिखाया है। अरे आपको तो मैंने ऐसा ही कुछ नहीं बोला जिससे आप मुझ पे इतना गुस्सा कर रही हो। अरे मेरे संस्कारों पे सवाल क्यों उठा रही हो और भड़क क्यों रही हो? अरे बंसी बेटा, क्या हुआ? बहू, तू क्यों चिल्ला रही है इस पर इतना? अरे आंटी जी, आपकी बहू को मैंने प्यार से मैडम बोला, लेकिन ये तो मुझ पे भड़क गई। बेटा तू जा, इसे मैं देखती हूँ। इसे तो हर बात में, हर चीज में ना जाने क्यों कमियां निकालने की आदत है, जबकि इसमें खुद में कमियां ही कमियां हैं। माँ जी, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? और वो हमारे घर में जूते पहनकर क्यों आया? अभी अभी दीदी ने पोंछा लगाया था। बड़ी बहू, इसे अंदर ले जा और ले जाकर किसी काल कोठरी में बंद कर दे। मेरी तो जिंदगी इसकी कमियां निकालने की आदत ने बर्बाद कर रख दी है। काजल को हर बात में कमियां निकालने की आदत तो थी, लेकिन वो खुद कुछ भी नहीं करती थी ताकि उस काम में कमियां ही ना रह जाए। अब अगले रोज देर रात को जब सब सोए होते हैं, तभी रात के अंधेरे में शकुंतला के घर में चोर घुस आते हैं। आज बड़े दिनों बाद चोरी कर रहा हूँ। पिछली बार चोरी करने पहुँचा था तो छत से कूदकर अपनी टांग तोड़वा ली थी। दीदी भी ना कभी कुछ अच्छा बना ही नहीं सकती है। बताओ, अब खिचड़ी बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे फिर से भूख लग गई। फ्रिज में देखो क्या है खाने के लिए। काजल इधर किचन में अपने लिए खाना ढूंढ रही होती है, उधर चोर शकुंतला के कमरे में घुसकर सामान गायब कर रहा होता है। अब काजल तो इधर कटोरे में आइसक्रीम निकालकर हॉल में जाकर टीवी चलाकर देखते हुए खाने लगती है। लगता है कोई जाग गया है। वैसे भी 50-60 हजार से कम का जेवर गहने तो हाथ नहीं लगे हैं। इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले, मैं चुपचाप से यहाँ से निकल लेता हूँ। मजा ही आ गया खाकर। अरे ये कौन है? अरे रुकिए, आपका फोन। अच्छा, तो ये मुझे मेरे फोन के लिए रोक रही है। मैं तो डर ही गया था कि कहीं मुझे पकड़ ना लिए, कहीं आज मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। अरे देख क्या रहे हो आप? लीजिए, आपका फोन नहीं है क्या? और आप है कौन? अरे बिटिया, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। कुछ याद आया क्या? अरे मैं वही हूँ जो हर सप्ताह तुमसे मिलने आता रहता था। नहीं, याद तो नहीं आ रहा, लेकिन आप इतनी रात में क्या कर रहे हो? और आपने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? बिटिया, जुकाम हो गया है तो इसलिए मुंह ढका है। अब मैं चलता हूँ, दीदी को बता देना कि मैं आया था। अब वो चोर तो चला जाता है और अगली सुबह के शुरुआत से शकुंतला रोते चिल्लाते हुए उठती है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ?
मेरी पुश्तैनी गहने तक नहीं छोड़े चोर ने। माँ जी क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह रो रही हो? और रो ही रही हो तो ढंग से रो लो, 2-4 लोगों को पता चले कि हाँ माँ जी रो रही हैं। काजल, ये तुम क्या कह रही हो? अब तुम रोने में भी कमियां निकालोगी? अरे मैं क्यों कमी निकालने लगी? मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है। शकुंतला का रोना धोना सुनकर विमला का आना होता है और विमला आते ही शकुंतला से कहती है, अरे सुबह सुबह रो रही है, अब क्या कर सकते हैं हम जब तेरी बहू ही ऐसी हो गई है तो। अरे उस लिए नहीं रो रही बिमला, क्या बताऊं, मेरे पुश्तैनी गहने जेवर सब चोरी हो गए। चोर ने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो सब तो मैंने ही रात में आपके भैया को ले जाते हुए देखा है। जब मैं हॉल में बैठी आइसक्रीम खा रही थी, उन्होंने ही कहा था कि दीदी को मेरा नमस्ते बोल देना। और आप कैसी बहन है जो अपने भाई को ही कोस रही हो? अरे मेरा कौन सा भाई जिंदा हो गया? वो तो कब का मर गया। लेकिन उन्होंने तो मुझे यही कहा, बल्कि उनका फोन गिर गया था तो मैंने ही उन्हें फोन दिया, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा कवर कर रखा था। अरे बहू, वो चोर था, चोर। तू जिस दिन से मेरे घर में आई है, मुझे हाई बीपी, शुगर और पागलपन के दौरे पड़ना तो आम बात हो गई है। बड़ी बहू, इसे अभी के अभी मेरे सामने से ले जा। माँ जी वो सब मेरी वजह से नहीं, टेंशन की वजह से हुआ है। आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? बहू, इसे बोल मेरे जले पे नमक ना छिड़के। अरे शकुंतला, तू कुछ कर अपनी बहू का, वरना ये चोर को घर में पनाह देकर पूरे मोहल्ले में चोरी करवा देगी। और बहू, तुझे उस चोर में कुछ कमी नहीं नजर आई? अरे विमला आंटी आई थी ना, जब वो चोरी करने ही आया था तो मेरे कमरे में भी चोरी कर लेता, लेकिन तब तो मुझे लगा वो मामा जी हैं। काजल को इतना समझ नहीं आ रहा था कि जो वो कर रही है वो कितना गलत है, लेकिन काजल अपनी आदतों को सुधार नहीं पा रही थी। अब शकुंतला भी काजल से परेशान हो चुकी थी और देर शाम काजल को दुकान भेजती है। अरे लाला जी, ये सामान दे दीजिए और जरा जल्दी दीजिएगा, मुझे घर पर भी बहुत काम है। आपने ये जो पैसे मुझे वापस किए हैं, इसमें से कोई नोट फटा हुआ है, ये सिक्का काला पड़ गया और ये छोटे सिक्के कहाँ ही चलते हैं लाला जी। अरे बिटिया, ना चले तो मेरी दुकान पर वापस ले आना, मैं वापस ले लूंगा। नहीं नहीं, ये पैसे मैं घर लेकर नहीं जाऊंगी, आप इन्हें वापस ले और मुझे अच्छे नोट दे। अच्छा ठीक है छोटी बहू, आप सामान ले जाइए, मैं अभी नए सिक्के और नोट निकलवा कर आपके घर भिजवाता हूँ। ठीक है लाला जी, मैं माँ जी को कह दूंगी, वही अब पैसे देख लेंगी। अब काजल घर आती है और शकुंतला हिसाब लगाकर जब पैसे मांगती है तो काजल अपनी सास को सारी बातें बताती है। बहू, तुझे तो मुझे अब बाहर भेजते भी डर लग रहा है। ना जाने कौन से पाप किए थे जो तुझ जैसी बहू मेरे नसीब में आई। अब शकुंतला देर शाम अपने कमरे से कई सारी साड़ियाँ लेकर आती है जो शकुंतला को काजल के मायके से मिली थी। बहू, ये सारी साड़ियाँ तेरे मायके से आई है और कोई ढंग की नहीं है। अब देख ले इसका तू क्या करेगी। मुझे तो इसका ना तो कलर और ना तो डिजाइन पसंद आ रहा है। अरे माँ जी, आप इन साड़ियों को कैसे फेंक सकती है? आपको पता भी है, अरे माँ ने इसे कितनी मेहनत से खरीदा था। तेरी सारी चीजें अच्छी होती है, तेरे मायके वाले अच्छे, उनका सामान अच्छा, और तो और तू अच्छी, फिर क्यों निकालती है पूरी दुनिया वालों की कमियां? माँ जी मुझे आदत सी हो गई है, शायद मुझे आप लोगों को समझना चाहिए था। सुनीता बिहार शहर के छोटे से गांव से थी। वो अपनी बहू और बेटे के साथ रहा करती। सुनीता का बेटा हर रोज मजदूरी करता और घर का खर्च चलाता। सुनीता की बहू सुमन शहर की रहने वाली थी, लेकिन वो भी छोटे से घर में एडजस्ट करके रह रही थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू तू शहर की लड़की है तो गांव में कैसे रह लेती है? तुझे कोई तकलीफ नहीं होती है क्या यहाँ रहने में? अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं तो कब का उत्तम जैसे लड़के को छोड़कर चली जाती। हाँ मुझे पता है माँ जी, आप छोड़कर चली जाती, इसलिए तो आप मेरे जैसे चाहकर भी नहीं बन सकती हैं। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे जैसे बनना। मैंने सोचा तू उल्टा जवाब नहीं देगी, लेकिन सच बताऊं तो तुझ जैसी बिगड़ैल लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। धन्यवाद आपका माँ जी, इतनी अच्छी तारीफ करने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझ जैसा कहीं नहीं देखा। यकीन मानिए माँ जी, मुझ जैसा आपको कहीं देखने को मिलेगा भी नहीं। बड़ी बेशरम है तू बहू, ऐसे कैसे अपनी सास से बात कर रही है? जरा भी लिहाज नहीं है बड़ों का? माँ जी, लिहाज वहाँ किया जाता है जहाँ आपको इज्जत दी जाती है, लेकिन आप तो मेरी बस बेइज्जती ही करती रहती हैं।
तो आप कैसे मुझसे उम्मीद कर सकती हैं? दोनों सास बहू आपस में झगड़ रहे थे कि तभी वहाँ नंदिनी फ्रूट चाट खाते हुए आती है और अपनी माँ और भाभी को लड़ते हुए देखकर बोलती है, अरे वाह, क्या सीन चल रहा है। मैंने बेस्ट सीन मिस कर दिया। माँ भाभी प्लीज एक बार वो सीन हो जाए। बहुत दिन हो गए वो सीन देखे हुए। कब से उस सीन का इंतजार कर रही हूँ मैं। चुप कर बेशरम, यहाँ घर में झगड़ा हो रहा है और इनको मजे चाहिए। तूने भी अपनी भाभी जैसी बोली सीख ली। अरे नाच पीटी मेरी फूल जैसी बच्ची को बिगाड़ दिया। हाँ, क्या पता मुझे जैसी सास मिली है, अगर उससे भी बेकार सास उसे मिल गई तो। इससे पहले ही सारी चीजें सिखा रही हूँ, कल को काम आएंगी। वाह क्या बात है, आप दोनों सच में बहुत मस्त लड़ती हो। कोई देखेगा तो हंसते ही रहेगा आप दोनों की लड़ाई को देखकर। चलो चलो चालू रखो और मुझे ये मजेदार फ्रूट चाट का मजा लेने दो। नंदिनी, जरा मुझे भी टेस्ट करवाना, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। अच्छा वैसे मुझे ये बात बता कि फ्रूट चाट खाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो भाभी मेरा दोस्त है, उसी ने खिलाया था। बहुत अच्छा होता है, लो खाकर देखो। हाँ देख, अच्छा ही रहा है। अब खा कर देखती हूँ कि कितना अच्छा है। देख नंदिनी, आज के बाद किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना ही दूर रहो इन सब से। सुमन और उसकी सास दोनों एक दूसरे से इतने अलग थे, फिर भी एक इंसान की वजह से दोनों साथ रहते हैं। जब भी सास बहू लड़ते तब ननद आकर दोनों को शांत करवाती। ऐसे ही एक दिन उत्तम अपने घर वालों के लिए कुछ फल लेकर आता है और ढेर सारे फ्रूट देखकर सुमन बोलती है, हे भगवान, इतने सारे फ्रूट किस लिए लेकर आए हो जी? अगर सड़ गए तो बेकार में हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आपको सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। कोई बात नहीं सुमन, वैसे भी ये फल मुझे किसी और ने दिया है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ एक भैया है, उन्होंने ही दिया है। बोल रहे थे गाँव से लाया हूँ, तुम भी कुछ फल ले जाओ। कोई अपने गांव से इतने फल लेकर आता है क्या? देखना कहीं सड़े गले ना निकले। मुझे तो इन बड़े लोगों पर भरोसा ही नहीं होता। अरे वो बड़े लोग नहीं हैं, भैया भी हमारी तरह ही हैं। कुछ दिन पहले वो सच में गांव गए हुए थे और अपने गांव से ये सारे फल लेकर आए हैं। अरे अब आप दोनों भी झगड़ा करने लग गए। भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अब ये नया नाटक नहीं चाहिए हमारे घर में। ओ पागल, हम झगड़ नहीं रहे, बस कुछ बात कर रहे हैं। देख तेरे भैया कितने सारे फ्रूट्स लेकर आए हैं। अगर ये सड़गल गए तो बेकार में सब बर्बाद हो जाएगा। भाभी अगर ये फ्रूट सड़ गए तो गाय को खिला देंगे। इसी बात का टेंशन क्यों लेती हो? आप चिल करो ना, हमारे भैया बड़े दिल वाले हैं। अरे बोलना क्या चाहती हो? मेरा दिल सच में बहुत बड़ा है, तभी अपने घर वालों से इतना प्यार करता हूँ। अच्छा और ये सब खत्म करो, ये बताओ कि इन सारे फलों का करना क्या है? मैं सोच रही हूँ जितने भी फ्रूट हैं उन्हें काट कर इनका फ्रूट चाट बनाकर खाते हैं। अगर अच्छा बन गया तो इसको बेच भी देंगे। क्या बोलते हो भैया भाभी? What an idea, सर जी। है ना, मुझे फ्रूट चाट बनाना आता है और मैं बनाऊंगी। भाभी आप ना मसाला पीस देना और माँ को कहना कि वो फ्रूट काट देंगी और भैया बेचने चले जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? हमारा जॉइंट फैमिली का फ्रूट चाट का बिजनेस। क्या जॉइंट फैमिली? अरे हम तो गिने चुने 3-4 लोग हैं, जॉइंट फैमिली कहाँ है? अरे सब हंसेंगे हम पर। क्यों नहीं है, माँ भाभी मैं और आप, हम सभी फैमिली है। हम सब बनाते हैं, उसके बाद आप बेचने जाते हो, इसीलिए जॉइंट फैमिली का फ्रूट चाट का दुकान ऐसा नाम रखा है। उत्तम और सुमन को नंदिनी का दिया हुआ आइडिया और नाम दोनों पसंद आते हैं। अगले दिन सभी घर वाले फ्रूट चाट बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ देर बाद फ्रूट चाट लेकर उत्तम निकल पड़ता है, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो पाती। वो मुंह लटकाए घर वापस आता है और परिवार वालों से कहता है, मुझसे नहीं होगा ये काम। मैं जिस काम में निपुण हूँ मुझे वही काम करना है। दिन भर ऐसे भटक कर बेचना मुझसे नहीं होगा। अरे इससे अच्छा तो मेरा दफ्तर है, जहाँ मुझे भटकना तो नहीं पड़ता। हाँ मत कर, वैसे भी हमारी मेहनत है ही कहाँ, सब तो तुझे ही झेलना पड़ता है ना। दोनों ननद भाभी मिलकर मेरे बेटे से परिश्रम करवाए जा रही है। माँ जी, बैठे बैठे अगर पैसे मिल जाती तो आज आप करोड़पति होती, सच मानिए। और हाँ उत्तम जी, कुछ भी बेचने का हुनर होना चाहिए। सिर्फ लेकर घूमने से कुछ भी बिकता नहीं है, सोना भी नहीं। इस बार मैं भाभी की बात से सहमत हूँ। सही कह रही हो भाभी, एक जगह बैठकर ना ही कुछ बिकेगा और ना ही कोई खरीदने आएगा। ठीक है, फिर तुम दोनों ये फ्रूट चाट बेच कर दिखाओ। अगर बेच दिया तो जो तुम बोलोगी वही करूँगा। सोच लो भैया, बाद में बदल मत जाना कि वो मैं मजाक में कह रहा था। अभी से बता दो, हमारी कही बात मानोगी या नहीं? अगर अभी पीछे हटना है तो हट जाओ, उसके बाद में पीछे हटे ना तो मतलब धोखेबाजी।
तुम लोगों को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सच में बहुत डर लग रहा है। शायद सच में तुम दोनों ये काम कर लोगे। ना बाबा ना, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। अगर तुम दोनों को बेचना है तो बेचो, जो मर्जी करो। उत्तम की बात सुनकर अब नंदिनी और सुमन में कुछ ज्यादा ही जोश आ जाता है और दोनों ननद भाभी अपना फ्रूट चाट बेचने की प्रैक्टिस करने लगती हैं। जब वो दोनों फ्रूट चाट को बेचने की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उनके घर उनकी पड़ोसन कमला आती है और उन्हें देखकर कहती है, अरे दैया, जे का बेच रहे हो नंद भाभी मिलकर? अब कौन सा बिजनेस करनो है? चाची, हम और भौजी फ्रूट चाट की दुकान खोलेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी आना हमारी दुकान में, बहुत अच्छा बना कर देंगे। अच्छा, सही बात है। अब नंद भौजी मिलकर दुकान खोलो होवे। उत्तम से जनवा जाएंगे काम माँ और लुगाई बहनिया बेचेंगे चाट फ्रूट। सही है, पैसा छापो। चाट फ्रूट नहीं चाची, फ्रूट चाट होता है। यू नो, इंग्लिश वर्ड है, आपको समझ नहीं आएगा। अरे चुप, काहे चटर पटर करे जा रही हो? ज्यादा अंग्रेजी उबल रही हो तो चले जाओ ना इंग्लैंड। बड़े आए हमरे सामने अंग्रेजी मैम बनेंगे। क्या जवाब फेंक कर मारा है चाची ने, मजा ही आ गया। वाह चाची, दिल खुश कर दिया आपने तो। बेटा तू भी मुंह मत लगा, वरना तेरी बीवी तेरा भी दिल खुश कर देगी तुझे उल्टा जवाब देकर। सुनीता की बात सुनकर उत्तम का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह दोनों भाभी और ननद अपना जॉइंट फैमिली का फ्रूट चाट का ठेला लेकर निकल जाते हैं और शाम को खुशी खुशी फ्रूट चाट बेचकर घर लौट आते हैं। और तभी नंदिनी कहती है, देखो माँ, आज की कमाई देखा, हमने कहा था ना बेचना आना चाहिए। अगर आपको बेचना आता होगा ना तो आप कुछ भी बेच सकते हो। ज्यादा मत उड़, अभी एक दिन हुए हैं, अभी तो पूरा साल बाकी है। महीना तक टिक जाए वही बहुत है। आपके बेटे से तो अच्छा ही बेच लेती हूँ, ये तो पता चल गया मुझे। क्यों भाभी, अगर कल भैया हमसे शर्त लगा लेते तो आज बेचारे हार जाते। हाँ, हमें खुद से कम समझ रहे थे और हमने भी दिखा दिया अपना जॉइंट फैमिली का फ्रूट चाट का ठेला लगाकर। अब हमें खुद से कम मत समझना भैया, समझे? नंदिनी और सुमन रोज अपना फ्रूट चाट का ठेला ले जाते और बेचकर आया करते, लेकिन कभी बिकता तो कभी कुछ भी नहीं बिकता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और अब उनकी जॉइंट फैमिली की फ्रूट चाट की दुकान बंद हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।